हाँ जी, कहाँ तक बताया मैंने? बस ये पता है। चले सुने सुने, प्लीज प्लीज ध्यान दें पीछे प्लीज। लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था डीप एंगल के बारे में, वापस से पूरा कनेक्ट करते हैं, आज भी उसी बात को कंटिन्यू करना है। मैंने वो इस तरह से बताया था कि पूरी दुनिया में हर जगह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बीई अवेलेबल है, हर जगह उसके दो कंपोनेंट रहेंगे, बीएच और बी वर्टिकल। डायरेक्शंस का मैंने आपको आइडिया दे दिया था। पूरी दुनिया में बीएच का एक ही डायरेक्शन है, जमीन के पैरेलल और साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन। पूरी दुनिया में बी वर्टिकल के बारे में दो डायरेक्शन है, ऊपर की आधी दुनिया में क्रॉस क्रॉस और नीचे आधी में डॉट डॉट जैसा चलेगा। इसके बाद फिर मैंने कुछ चार शब्द आपको बताए थे, दो तो मेरिडियन थे और दो तो एंगल थे। मेरिडियन का मतलब क्या था? वर्टिकल प्लेन, रियल की इमेजनरी, इमेजनरी। एमएम का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ साउथ का वर्टिकल प्लेन, जमीन, जमीन। एक सेकंड। तो मैं कह रहा था कि बीएच के बारे में या बी वर्टिकल के बारे में। एमएम जो था, क्या था? वर्टिकल प्लेन था, जमीन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यही है एमएम। ये क्या हो गया आपका? एमएम हो जाएगा। ऐसा मैं आपको बोल रहा था, दो एंगल थे, डिक्लिनेशन और एक था डीप एंगल। डिक्लिनेशन वाज समथिंग टेढ़ा एंड समथिंग टेढ़ा। हाउ मच टेढ़ा? 11.5 टेढ़ा। 90 टेढ़ा मत बोला तो मैं 90 टेढ़ा की आदत पड़ी हुई है। हाउ मच टेढ़ा? तुम लोगों को 90 टेढ़ा की आदत है ना? 11.5 टेढ़ा, ठीक है, ये आप जानते हैं। फाइव से बता रहे थे हम लोग। और डीप एंगल क्या था? क्या वो झुकने का एंगल था? यस, ऐसा मैंने आपको बताया था। ये सब बताने के बाद मैंने आपसे कहा था कि डीप एंगल भी दो प्रकार के रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऊपर के हाफ में पॉजिटिव और नीचे के हाफ में नेगेटिव। इसके अलावा मैंने बोला होगा कि डिप एंगल, रियल डिप एंगल तो एक ही रहेगा, और अपेरेंट डिप एंगल एक ही बहुत सारे, ऐसा मैंने बोला था। और हम लोगों ने फाइनली काम करने के लिए अपेरेंट डिप और रियल डिप में एक फॉर्मूला बना लिया था, दैट वाज टेन थीटा डैश बराबर टेन थीटा अपॉन कोस एल। मैंने इसके बारे में सवाल भी करा था। आप लोग कंफर्टेबल हैं? आप लोग उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। ये जो फॉर्मूला आप लिख के घूम रहे हो ना, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बहुत सारी जानकारी निकलने वाली है। उसी फॉर्मूला के बारे में कुछ बातें करनी है। यूं मानिए आपका फॉर्मूला था टेन थीटा डैश बराबर टेन थीटा अपॉन कॉस एल्फा। मुझे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। ये फॉर्मूला पे काम करने जा रहे हैं, मैथमेटिकली भी दिखाऊंगा और उसको हम लोग याद भी कर लेंगे। क्या सोच के देखो कि आपका अल्फा कैसा था, जीरो की नॉन जीरो? नॉन जीरो। कल याद है ना, एमएम से अल्फा एंगल बनाते हुए अदर प्लेन था ना? अगर वो वाकई में अदर प्लेन है तो अल्फा शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि भाई अगर अल्फा जीरो ही हो गया तो वो अदर प्लेन है कि एमएम ही हो जाएगा? नहीं नहीं, हम तो गा रहे हैं अदर प्लेन, अदर प्लेन, तो अल्फा मस्ट बी नॉन जीरो। तो बच्चे अगर अल्फा नॉन जीरो है तो आप समझ गए हैं कोस अल्फा हमेशा लेस देन वन आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोस जीरो वन होता है और कोस एनी नॉन जीरो एंगल लेस देन वन होता है। कोस 10 डिग्री, 15, 20, 50, 90 जो भी करना है कर लो, कोस जीरो की वैल्यू वन होती है। कोस नॉन जीरो एंगल ऑलवेज लेस देन वन होता है। बोलिए, अल्फा जीरो है कि नॉन जीरो? नॉन जीरो, तो फिर कोस अल्फा विल बी वन या लेस देन वन। कन्फर्म है? तो और अगर ये लेस देन वन है तो आ जाओ। मानो कोस अल्फा है 1/2, तो दो ऊपर जाके टू बन जाएगा। मान लो कोस अल्फा है 1/3, तो वो ऊपर जाके तीन बन जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि टेन थीटा डैश इज ऑलवेज मोर देन टेन थीटा? इसका मतलब थीटा डैश मोर देन थीटा। रट सकते हैं आज के बाद, बिना सोचे समझे बोल सकते हैं, अपेरेंट डिप एंगल इज ऑलवेज मोर देन रियल डिप। गारंटी है। आधा डिग्री ज्यादा होगा, जो एक डिग्री ज्यादा होगा, मगर ज्यादा बोले तो ज्यादा होगा। बराबर का भी चांस नहीं। देखो मैंने बराबर भी नहीं लगाया, क्या लगाया? थीटा डैश मोर देन थीटा। और मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, मैथमेटिक्स आपके सामने है। रट सकते हैं आज के बाद, अपेरेंट डिप इज ऑलवेज मोर देन रियल डिप। लिखो ये सब। अपेरेंट डिप क्या रहेगा? रियल डिप से ज्यादा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं आपसे कहूँ इस रूप में डिप एंगल मान लीजिए है 30 डिग्री, तो यहाँ अपेरेंट डिप एंगल कितना होगा? 30 से तो ज्यादा। चाहे वो 30.5 ही निकले, चाहे वो 31 ही निकले, गारंटी है वो ज्यादा ही होगा। दैट इज द मीनिंग, ये हमारा मतलब है।
ये एक जानकारी थी। दूसरी जानकारी करने जा रहे हैं। दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैसे तो वो नीट में 2017 में आया क्वेश्चन है बेसिकली, वो डेवलप करने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट बना के लिखना है, पूरा कहानी लिखें इसका। apparent dip angles in two mutually perpendicular apparent dip angles in two mutually perpendicular vertical planes are theta 1 and theta 2, theta 1 and theta 2, and theta 1 and theta 2, and real dip in mm between them is theta. रियल डिप बिटवीन देम एमएम में कितना है? थीटा। देन हमें कहा गया एग्जाम में इन तीनों में रिलेशन आना है। फिर सुन लीजिए, थीटा 1 थीटा 2 क्या है? एपरेंट डिप है, और थीटा क्या है? रियल डिप है। और कहानी सुना के मेरे को एग्जाम में बोला इन तीनों में क्या रिलेशन रहेगा। इन तीनों में कोट वाला फॉर्मूला आता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 2। कैसे आता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दें। यूं समझिए, ये हो गया प्लेन 1, ये हो गया प्लेन 2, और मान लीजिए हो गया एमएम। आराम से बात करते हैं ताकि आप चीजों को अच्छे से विजुअलाइज कर पाए। ओके, जैसे मान लीजिए 3 वर्टिकल प्लेन है, यूं समझो कि ये अपनी किताब है ना, मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ कि जरा देखना भाई, अपनी जो किताब है, क्या मैंने इसको 3 वर्टिकल प्लेन में बांट दिया है? यस। एक तो कवर वाला वर्टिकल प्लेन, एक ये कवर वाला वर्टिकल प्लेन, और क्या बीच में एक और प्लेन। क्या वाकई में तीनों वर्टिकल प्लेन हो रहे हैं? यस। और ये पॉइंट क्या हो गया? तीनों का कॉमन पॉइंट है ना, जहां ओके। एक बात बताओ, क्या दोनों कवर वाले पॉइंट आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रहे हैं ना? देखो देखो, ये दोनों तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये बीच में कोई एमएम का प्लेन है। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश करी है। यूं समझिए, हो गया प्लेन 1, ये हो गया प्लेन 2। 1 और 2 आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और एमएम का जो वर्टिकल प्लेन है उनके बीच में कहीं फंसा हुआ है, ये हमसे कहा गया है। इस पॉइंट का प्लेन 1 में एपरेंट डिप एंगल आ रहा है थीटा 1, इसी पॉइंट का प्लेन 2 में एपरेंट डिप एंगल आ रहा है थीटा 2, और इसी पॉइंट का एमएम में रियल डिप एंगल आ रहा है थीटा। सवाल ने मुझे कहा है मुझे थीटा, थीटा 1 थीटा 2 को आपस में कोरिलेट करना है। ये हमारा टारगेट सेट हुआ है। समझ में आया सवाल? ये अपने दो एग्जाम का सवाल है। आओ देखो ना, अगर बच्चों ये एंगल अल्फा है तो क्या ये 90 माइनस अल्फा हो ही जाएगा? अब आ जाओ, मुझे बताएं, मैं एमएम एंड प्लेन 1 के लिए ये फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ, गाइड करेंगे मुझे? एमएम और प्लेन 1 के लिए ये फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ, गाइड करेंगे मुझे? बोलो हाँ, शाबाश शाबाश। टेन थीटा 1 टेन थीटा अपॉन कोस अल्फा, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा 1, एक जानकारी। एमएम और प्लेन 2 के लिए वही रिलेशन लिखना चाह रहा हूँ, टेन थीटा 2 टेन थीटा cos 90 माइनस अल्फा। क्या मेरे पास साइन अल्फा तैयार हुआ है? दिस इज टेन थीटा अपॉन टेन थीटा 2, ये तैयार हो गया। अब आप देख रहे हैं मुझे सारे थीटास को रिलेट करना है, तो अल्फा को रखना है कि भगाना है? भगाना है। आपने थीटास में रिलेशन मांगा है तो अल्फा को भगाएं। साइन अल्फा कोस अल्फा को भगाने का आइडिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस का अल्फा 1 होता है ना। तो यार मुझे क्या करना चाहिए? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये करना चाहिए। ये करूंगा बच्चे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा 2। ऊपर से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लेके क्या नीचे भेज दें? 1/tan²θ, 1/tan²1, 1/tan²θ2। पलटी मारेंगे तो सब क्या हो जाएंगे? कॉट। कोट स्क्वायर थीटा 1, कोट स्क्वायर थीटा 2। ये अपने एग्जाम में आंसर था। बना लें प्लीज।
बनाया सबने? इसमें कोई कैलकुलेशन में दिक्कत है किसी को? चलिए ये भी हो जाएगा। वैसे ये सवाल तो एग्जाम में आया हुआ है, हम चाहे तो यहाँ से एक और सवाल बना सकते हैं। देखो ना, उन्होंने ये पूछा था क्या होगा, इवन यही कहानी सुनाई जाए कि ऐसा है वैसा है, और अगर मांग लिया जाए, बोले क्या? बिल्कुल यही कहानी सुनाई जाए कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, थीटा वन ये सब है, उसने बोला रिलेशन लाइए। अगर वो चाहे तो ये पूछ सकता है ना कि इस कंडीशन में प्लेन वन का एमएम के साथ एंगल बताइए, प्लेन वन का एमएम के साथ एंगल बताइए, प्लेन वन का एमएम के साथ एंगल कितना है, अल्फा। तो अगर मुझे अल्फा बताना है, क्या दोनों को डिवाइड कर लूं मैं? यस। देखो ना, अगर मैं 2/1 करता हूँ बच्चों, 2/1 करता हूँ, तो जरा देखना क्या होगा। 2/1 यहाँ कितना हो जाएगा, 10 अल्फा बराबर दिस, और वो जाएगा ऊपर क्या, 10 थीटा 1 अपॉन 10 थीटा 2। हाँ, 2/1 किया ना, इक्वेशन 2 में 1 का डिवाइड किया, सही है ना? सही है ना? ऐसा अजीब से देख रहा, मेरे को भी डाउट में डाल रहा हो। ये और वो जाके सही है ना? नहीं नहीं, गलती किसी भी हो सकती है, चेक कर लो, कुछ गलत हो तो बताओ। सही है? कर लो ना। 10 थीटा 1 अपॉन 10 थीटा, यानी कि आंसर ही हो जाए अल्फा। अगर मुझे कहा जाता कि बताइए ऐसा ऐसा है, तो बताइए एमएम का प्लेन वन के साथ कितना एंगल है, आंसर हो जाता है 10 इनवर्स 10 थीटा 1 अपॉन 10 थीटा, ये आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक वही बात है, उसी को एक और आगे बढ़ा के सवाल बना सकते हैं। तो ये जानकारी तो बनानी पड़ेगी, उससे आगे ऐसा बना सकते हैं। एक मैथ्स वाली बात बताऊं तुम लोगों को, सुनो। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा होता है ना 10 इनवर्स 10 थीटा, पता है इसको थीटा लिख सकता है, पता है क्या सबको? कुछ भी नहीं पता है, पैदल घूम रहे एकदम है। सुनो बे, बना के बताता हूँ ना, इसको लिख सकते हैं, अलाउड है मैथमेटिकली। थीटा बराबर 30, थीटा बराबर 30, 10 30 1/√3, 10 इनवर्स 1/√3 क्या 30? फिर समझो, थीटा बराबर 45, और आसान करता है, थीटा बराबर 45, 10 45 1, और 10 इनवर्स 1 45। आ रहा है कि नहीं? ये मैथ्स का नियम होता है ऐसा। अगर साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा ना, साइन इनवर्स साइन थीटा, हटाओ सब थीटा, 10 इनवर्स 10 थीटा, हटाओ सब थीटा, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। अगर ये 10 इनवर्स 10 थीटा 1 होता ना, अभी मैं थीटा 1 छाप देता। अगर ये 10 इनवर्स 10 थीटा 2 होता, मैं थीटा 2 छाप देता। मगर ये अकेला 10 फंक्शन नहीं है, इसलिए अभी ये नहीं चलने वाला है यहाँ पे। समझ में आया मैंने क्या बोला है? मैथ्स है जो कि आप लोग का स्ट्रॉन्ग होता है काफी। हटा दूं? हटा दूं इसको? छोड़ो छोड़ो, आप तो ज्यादा मत। चल ये थी 2 पॉइंट हो जाएगा। ये अगला पॉइंट, बढ़े आगे बढ़े, तीसरा पॉइंट ले रहे हैं। वापस से मैं इस फॉर्मूला में जानबूझ के कैलकुलेशन कर रहा हूँ, वहां से अच्छा मैसेज निकलेगा। देखो ना, मैं इस फॉर्मूला में मान लीजिए अल्फा के लिए 90 डाल रहा हूँ, जानबूझ के 90 डाल रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। टेन थीटा डैश 10 थीटा अपॉन कोस 90, 10 थीटा अपॉन 0, और ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो थीटा डैश कंफर्म 90 आएगा। अब ये जो मैंने जानबूझ के कैलकुलेशन करी है आपके सामने, इसको मैं धीरे धीरे वर्ड्स में कन्वर्ट करता हूँ, वर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करें, मैं लिखवा भी दूंगा। मेरा गणित क्या बोल रहा है, अच्छा मुझे बताएंगे, इस गणित में मैंने अल्फा 90 डाला ना, तो ये कैलकुलेशन करके थीटा डैश कितना आ रहा है 90। मुझे बताएंगे ये थीटा था, इसकी वैल्यू अगर 30 होती या 45 या 40 50 कुछ भी होती, आंसर ये आता ना। अगर मैं 10 30 अपॉन 0 करूंगा तो भी आएगा, मैं 10 45 अपॉन 0 करूंगा तो भी आएगा, इवन मैं 10 70 80 करके भी कुछ करूंगा, क्या आंसर ये आएगा? अब इसको धीरे धीरे वर्ड्स में बदलता हूँ, शब्दों पर नजर रखना। थीटा कुछ भी हो, आपका आंसर ये आएगा। इसका मतलब तेरा रियल डिप कुछ भी हो, तेरा रियल डिप कुछ भी हो, एपरेंट डिप सिर्फ 90 आएगा, अगर अगर अल्फा 90 है। अगर अल्फा 90, इसका मतलब क्या हो गया? क्या एमएम से ठीक परपेंडिकुलर प्लेन में चले गए? एमएम से ठीक परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाओगे भाई साहब। इसका मतलब फिर समझिए आप लोग बच्चों, ये जमीन, जमीन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये है एमएम।
सब तुम्हारे हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से नहीं, सब तुम्हारे। कौन ये हो गया ना, एमएम हो गया, ये एमएम है। ओके, मान लीजिए इसी रूम में डीप एंगल 30 है, 30 है। बोलो यहाँ बी क्या 30 झुका हुआ है? यहाँ बी 30 झुका हुआ है क्योंकि डीप एंगल 30 है। अब अगर मैं यहाँ पर इसी रूम में एमएम की बजाय इस वर्टिकल प्लेन में बात करूँ, 30 झुकेंगे कि ज्यादा झुकेंगे? एपरेंट डिप विल बी 30 से ज्यादा। शाबाश शाबाश। यहाँ पे 30 झुक रहे हो तो अदर वर्टिकल प्लेन में इसी रूम में यहाँ 30 से ज्यादा झुकोगे। मान लो 32, 35, 40, 45 झुकेगे। और अगर अदर वर्टिकल प्लेन ये वाला हो जाए, अगर अदर वर्टिकल प्लेन एमएम से ठीक 90 डिग्री पर हो जाए, एमएम से ठीक परपेंडिकुलर हो जाए, तो रियल डिप कुछ भी रहा हो, इस जगह में एपरेंट डिप सिर्फ और सिर्फ 90 आएगा। ये मेरा मैथ्स मुझे बोल रहा है। क्या ये भाषा समझ में आ रही है? बुक्स में इस तरह की लैंग्वेज बहुत अच्छे से पूछी जाती है, इसलिए आपको आना चाहिए। तो एक लाइन लिख लो ना। ये गणित को मैं शब्दों में बोलता हूँ। ये गणित समझ में आ रहा है? शब्दों में लिखें कि apparent dip in vertical plane, apparent dip in vertical plane, in vertical plane just perpendicular to mm, just perpendicular to mm is always 90, is always 90 irrespective of real dip, irrespective of real dip। irrespective of real dip सही बात है ना? मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि आपका रियल डिप 30 था तब भी इसमें 90 आएगा। आपका रियल डिप 40 था, 45 था, 50, 60 कुछ भी था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपका एपरेंट डिप सिर्फ 90 आएगा। कब? किसी भी वर्टिकल प्लेन में या एमएम से ठीक परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन में आपका एपरेंट डिप एंगल सिर्फ कितना आएगा? 90 आएगा। ऐसा मेरा गणित मुझे समझा रहा है। ये समझ में आ गई बात? ये बात आपने समझ ली है। इवन और तरह से बोलता हूँ, अभी आपको चमक में आ जाएगा सारा मामला। सुनो, खूब सारा सीखो आप। बेटा खूब सारा सीखो ना। ये लो, ये तुम्हारा एमएम था ना, ये लो, इससे ठीक परपेंडिकुलर प्लेन मान लो ये वाला है। ठीक परपेंडिकुलर प्लेन ये वाला है। बोलो क्या दोनों की वर्टिकल लाइन तो सेम है ना? तो जरा देखना, बीवी बराबर तो बीवी डैश ही होगा। और हाँ, दोनों के बीच में 90 है। तुम्हारी भाषा में दोनों के बीच में अल्फा कितना है? दोनों के बीच में अल्फा 90 है। यहाँ बी एच है और यहाँ पर बी एच डैश है। बोलो बी एच डैश कितना होगा? क्या बी एच कोस 90? क्या जीरो? बी एच डैश ये, यहाँ बी एच था और ये बी एच डैश। बी एच डैश क्या होगा? क्या बी एच कोस 90? बी एच कोस 90 तो जीरो हो गया भाई साहब। यानी कि उस पर्टिकुलर प्लेन में बीवी तो बीवी डैश के बराबर हो गया, लेकिन वहां बी एच डैश कितना है? जीरो है। तुम जाओ टेन थीटा डैश, यू नो बीवी डैश अपॉन बी एच डैश। बीवी डैश तो बीवी है, बी एच डैश क्या जीरो होके बैठा है वहां पे? बी एच डैश वहां जीरो होके बैठा है। बोलो कितना आ रहा है? ये इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या वाकई में 90? वाकई में 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। मैं तो और देसी बोलूंगा, ये भी गणित ही था, मैं तो और देसी बोलूंगा। एमएम, जमीन, जमीन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एमएम। ठीक है, ये लो अदर वर्टिकल प्लेन जो ठीक परपेंडिकुलर यहाँ आ गए। बोलो बी वर्टिकल तो यहाँ पे है ही है। यहाँ बी एच का पूरा जीरो होके बैठा है। इसमें बी एच नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ सिर्फ बी वर्टिकल है। अबे बी एच नहीं है, पूरा बी वर्टिकल ही है। तो इस जगह में क्या पूरा बी पूरा वर्टिकल हो रहा है? इस प्लेन में बी एच तो है ही नहीं, सिर्फ बी वर्टिकल है। तो क्या पूरा बी अर्थ इस प्लेन में पूरा ही वर्टिकल? तो इस प्लेन में अगर बी अर्थ पूरा ही वर्टिकल होके बैठा है, तो आई थिंक डिप एंगल कितना होना चाहिए? 90। एपरेंट डिप 90 आना चाहिए। मैंने इसको तीन तरह समझा दिया है। बात समझ में आ गई होगी? पक्के से समझ में आ गई सबको? तो ये हो जाएगा। और खेल करते हैं, आओ। एमएम, मान लो रियल डी पे 30 डिग्री। बोलो एमएम में कितना झुकेंगे? 30। एमएम में कितना झुकेंगे? 30। चलो, ये अदर वर्टिकल प्लेन है। बोले 30 से ज्यादा झुकोगे? कुछ भी बोलते हैं, 35, 40, 45, 50, या 90 झुकेंगे? यस, इसमें 90 झुकेंगे। यहाँ पर एपरेंट डिप एंगल कितना आ रहा है? ठीक 90 आ रहा है। पता लग रहा है सब लोगों को? अब पता है यहाँ पे कभी कभी लोग मेरे से आर्ग्यूमेंट कर बैठते हैं। बोले सर आप कह रहे हो कि बी अर्थ पूरा बी वर्टिकल हो गया है, 90 झुकेंगे। बोले सर ऐसा तो पोल पे होता है। हाँ, पोल पे तो एमएम में ऐसा हो जाता है। पोल पे तो एमएम में ऐसा होता है। अबे मैं तो कह रहा हूँ इस रूम में ही एमएम के नहीं, एमएम से ठीक परपेंडिकुलर प्लेन में आपको 90 झुकना पड़ेगा।
फिर सुन लीजिए तसल्ली से, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अर्थ का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ को कहाँ एनालाइज करते हैं, एमएम एनालाइज करते हैं बच्चों। यहाँ पर एमएम 30 है और एमएम मान लो एमएम है यहाँ पर, मान लो 30 झुका हुआ है। अगर हम पोल पे चले जाएं तो वहां पर एमएम के अंदर ही, एमएम के प्लेन में ही पी अर्थ कितना होगा, पूरा वर्टिकल होगा। तो यार एमएम के प्लेन में पोल पर मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप एंगल 90 होता है, बात तो सब जानते हैं। यानी वहां पर बी अर्थ कैसा होता है, 90 झुका होता है। मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ पे डिप एंगल 30 है, यहाँ पर भी मैं बी अर्थ को 90 झुका सकता हूँ। ये बात हो रही कि मैं एमएम में नहीं झुका पाऊंगा, कैसे में झुका पाऊंगा, ये मेरा मैसेज है। तो फिर सुन लीजिए आप लोग, यहाँ पर भी हम लोग 90 झुक सकते हैं, लेकिन एमएम में नहीं झुकेंगे, एमएम के परपेंडिकुलर में झुकेंगे। और शायद पोल पे तो हम 90 एमएम में ही झुक जाएंगे, पोल पे तो हम 90 ठीक एमएम में ही झुक जाएंगे। पता लग रहा है क्या, पता लग रहा है सबको, पक्के से पता लग रहा है। चलिए, और अगर आप, मैं इसको फोटो में भी दिखाऊंगा, देखता हूँ कितना पता लग रहा है। ये एमएम है बच्चे, तो मान लो ये एमएम से ठीक, ये कौन है, परपेंडिकुलर टू एमएम, आ जाएगा समझ में, परपेंडिकुलर टू एमएम, दोनों वर्टिकल प्लेन है, ये तो खुद एमएम है और वो परपेंडिकुलर टू एमएम है। जैसा कि आपने बोला एमएम में, इसी रूम की बात कर रहे हैं, ये रूम अभी मान लो सामान्य जगह पर है, तो बोलो बी अर्थ कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या झुका हुआ। आई थिंक बी अर्थ कुछ इस तरफ से होगा। तो अगर मैं यहाँ एक मैग्नेट को लटकाता हूँ तो क्या मैग्नेट इधर सेटल हो जाएगा, मैग्नेट यहाँ सेटल हो जाएगा, यस। इसी रूम में ये प्लेन है एमएम से ठीक परपेंडिकुलर है, यहाँ बी अर्थ कैसा होगा, क्या प्योर वर्टिकल, हाँ हाँ हाँ, इसी रूम में प्योर वर्टिकल हो जाएगा, ये बात है। इस रूम के एमएम में नहीं हो रहा है, एमएम से परपेंडिकुलर, तो क्या बी अर्थ यहाँ पे यूं हो रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ मैग्नेट लटकाऊंगा तो क्या मैग्नेट यूं सेटल होगा, कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा देखो यार, हाँ, समझो, बनाओ ये फोटो, बनाओ ना, अच्छे अच्छे फोटो है ये, नहीं पता लग रहा, अच्छे फोटो है। बोले, एपरेंट डिप का सिग्निफिकेंस ये है कि जो झुकने का जो एंगल है वो आप एमएम में नापने के लिए किसी दूसरे वर्टिकल प्लेन में नाप लीजिए, वो मैसेज आ रहा है। मेरे ख्याल से मैंने तीनों बातें अच्छे से एक्सप्लेन करती होंगी, मैं फिर से वापस से कनेक्ट करता हूँ आप लोगों को। आइए, कल तुम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया था, टेन थीटा रेज बराबर टेन थीटा अपॉन कोस एल्फा। मैंने कहा इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेवल और कॉन्सेप्चुअल बातें होंगी, क्या क्या बातें निकल के आई। पहली बात, एपरेंट डिप रियल डिप से हमेशा ज्यादा ही होगा, आंख बंद करके बोल दो, सोचना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये फॉर्मूला बनाया हम लोगों ने। तीसरी बात क्या निकल के आई है कि एमएम में आप जितना भी झुकते रहो, लेकिन एमएम से ठीक परपेंडिकुलर प्लेन में चलेगा तो वहां ठीक 90 झुकेंगे, कोई दूसरा चॉइस नहीं है, ऐसा मुझे आपसे कहना है, ठीक है। चलिए, ये सब हमने पढ़ लिया है। अगला पॉइंट ले रहे हैं, आपको याद है ये फॉर्मूला पढ़ाया था एक बार मैंने, 2 पाई रूट I/MB, याद आ गया, लिख लें, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ये सारी बातें होंगी, अगला पॉइंट जा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था कि जब जब मैग्नेट, हाँ, जब जब सत्यनारायण, नहीं, जब जब सत्यनारायण कहीं पे डांस करता है, वाइब्रेट करता है, ऑसिलेशन करता है, एसएचएम करता है, तो क्या हम लोग टाइमिंग के लिए फॉर्मूला बुलाते हैं, यस। बच्चों ये फॉर्मूला आपने काफी यूज किया हुआ है पहले भी, लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पे। पहले जब आप लोग सत्यनारायण को डांस करवाते थे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते थे, तो आपने वो फील्ड ले लिया। अब उस सवालों में क्या होगा, कई बार बोला जाएगा कि सत्यनारायण जो ना अर्थ के फील्ड में डांस कर रहा है, अर्थ के फील्ड में डांस कर रहा है, तो पता है मुझे कभी कभी यहाँ बी अर्थ लेना पड़ेगा, कभी कभी यहाँ बी एच लेना पड़ेगा, और कभी कभी यहाँ बी वर्टिकल लेना पड़ेगा। सवाल लिख के थोड़ी देगा कि क्या लेना है, वो तो कहानी सुना कि ऐसे ऐसे हो रहा है। उस कहानी को सही से समझ के मुझे खुद तय करना है कि यहाँ बी एच लूं कि बी वर्टिकल लूं कि बी अर्थ लूं। तो मैं आपको 3 पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, ध्यान दें। फर्स्ट, कब क्या लेना है, 3 पॉइंट। फर्स्ट लिखें, इफ मैग्नेट वाइब्रेट्स इन, इफ मैग्नेट वाइब्रेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन फिर लिख दो वहां क्या इस्तेमाल होगा, बी बराबर पी एच। अगर इसका जवाब चाहिए तो मैं भी थोड़ी देर में देता हूं इसका जवाब। अगर आपने सवाल में कहा कि मैग्नेट इज वाइब्रेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो मैं बी के नाम पे क्या लूंगा, पी एच, जवाब दे दूंगा अभी। सेकंड पॉइंट, इफ वाइब्रेट्स इन, if vibrates in vertical plane of mm, vertical plane of mm, vertical plane of mm, बोलो क्या लिखना चाहिए, बी बराबर बी अर्थ या बी वर्टिकल,
बी अर्थ आएगा, ये सीखना है आपको। मैं भी बोलूंगा, जवाब दूंगा इसका। बी अर्थ लिखें, मुझे पता है मैं बी अर्थ लिखवा रहा हूँ, आपको जवाब दे दूंगा अभी। थर्ड पॉइंट लिखें, it vibrates in vertical plane, it vibrates in vertical plane just perpendicular to mm, just perpendicular to mm। अब लिखें b बराबर pv। तो मैंने वो तीन लैंग्वेज आपको बताने की कोशिश करी है जो कि मुझे सवालों में इस्तेमाल करनी है। और जरा इस पे आते हैं, किसी को कारण जानना, मैं कारण ही बोल देता हूँ, याद भी कर सकते हैं, लेकिन कारण सुन लो आप लोग। अगर आपको ध्यान हो, एक बार जब मैं आपको मैग्नेट के बारे में पढ़ाता था, आपको याद है, पहले तो क्या होता है, मैग्नेट अल्टीमेटली क्या अलोंग द फील्ड सेटल होना पड़ता है। वाइब्रेशन की बात कब आती है, जब वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड सेटल होता था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब जब मैग्नेट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, फिर मैं उसको हल्का सा हिला के छोड़ूंगा, तो बोलिए क्या वो फील्ड के अबाउट डांस करने लगता है? यस। तो एक बात पक्की करा रहा हूं आप लोगों को कि मैग्नेट उस फील्ड के अबाउट डांस करेगा जिसके अबाउट वो सेटल होता है। मैग्नेट जिस फील्ड में सेटल होगा, जिस फील्ड के अलोंग सेटल होगा, वो उसी के अबाउट क्या करेगा? डांस करेगा। अब आते हैं धीरे धीरे, मेरे शब्द पकड़ो आप लोग। मान लीजिए मैग्नेट है, सुने प्लीज, ये मैग्नेट है, सत्यनारायण है। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड कर दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया, कोई बाउंडेशन नहीं, जाओ जिधर जाना है। फिर किधर सेट होगा? बी एच, बी वर्टिकल या बी अर्थ? हाँ, किधर सेट होगा? बी अर्थ, क्योंकि बी वर्टिकल इसको ऊपर नीचे करेगा और बी ओरिएंटल इसको इधर करेगा। तो अल्टीमेटली मैंने कोई बाउंडेशन नहीं रखी, मैंने नहीं बोला कि इधर मत जाना उधर मत जाना, मतलब जाओ जिधर जाना है। बोले किधर सेट होगा? बी अर्थ की तरफ सेट होगा, क्योंकि ये फ्रीली सस्पेंडेड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ चालाकी मार दूं, इसको मैंने रस्सी से कुछ इस तरह से बांधा है, ये मैग्नेट चाह कर भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ये मैग्नेट केवल और केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में चलने की इसको परमिशन है। मैंने कुछ ऐसा सेटिंग यहाँ बना दिया, कुछ इस तरह का मैकेनिज्म लगा दिया, ये मैग्नेट चाह कर भी ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा है, केवल इधर इधर चल सकता है। तो अगर ये ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब बी वर्टिकल का हिसाब इस पर चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो बताओ, जब ये सेटल होगा तो किस तरफ सेट होगा? बी अर्थ या बी एच? बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। देखो फिर समझो, फ्रीली सस्पेंडेड हो, कोई बाउंडेशन है, तो किधर सेट होना? बी अर्थ की तरफ। मैं बोला कि नहीं, तू हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो भाई अगर तू हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रहेगा, तेरे को ऊपर नीचे होने की परमिशन नहीं, तो बोलिए क्या बी एच की तरफ सेट होना पड़ेगा? या तो इसका मतलब अगर बी एच की तरफ सेट होगा तो क्या वाइब्रेशन भी बी एच के अबाउट करने वाला है? यस। पहला लैंग्वेज में आपने लिखा था, इफ मैग्नेट वाइब्रेट्स इन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो भाई साहब, अगर मैग्नेट हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही बना हुआ है, तो जब वो सेटल हुआ होगा तो किसके अबाउट सेटल हुआ होगा? बी एच। और जिसके अबाउट सेटल होते हैं उसके अबाउट डांस करते हैं। ये मैंने इसका रीजन बोला है। और सुने और सुने, ये कुछ वैसा समझो ना जैसे अपनी रिस्ट वॉच होती है ना, अपनी घड़ी होती है ना, हाथ में घड़ी। मुझे बताएंगे हाथ में जो घड़ी है, ये कैसा डायल है, वर्टिकल डायल या हॉरिजॉन्टल डायल? अब जो भी कंपनी घड़ी बनाती है उसने क्या कर दिया, इसमें सुइयां सेट कर दी, और सुइयों को उन्होंने इस तरह से अंदर स्क्रू वगैरह लगे सेट कर रखा है कि सुई केवल यूं ही चलती है ना। क्या सुई कांच वांच तोड़ के बोले हट जाओ तुम्हारी ऐसी तैसी? ऐसा होता है कभी? आई थिंक ऐसा तो नहीं होता है। इवन इवन अपन लोग कांच हटा के मान लो सुई को थोड़ा यूं यूं करने की कोशिश करेंगे, तो सुई टूट जाएगी, लेकिन ऊपर तो नहीं आती ना। आती है क्या? तो आई थिंक उन्होंने स्क्रू लगा के कुछ ऐसा सेटिंग करा कि सुई को सिर्फ यूं यूं रहने की परमिशन है। तो क्या मैं बोल दूं ये सुई हॉरिजॉन्टल डायल में फंसी हुई है? तो वही बात है, आपने इसको बोला बस तू हॉरिजॉन्टल रहेगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वही बात हो गया है, मैग्नेट को अगर हॉरिजॉन्टल डायल में ही रहना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहना है, तो उसको किस तरफ सेट होना पड़ेगा? पीएच किया है। दूसरा मैंने लिखा है कि एमएम में वाइब्रेशन होना या एमएम में वाइब्रेशन। ध्यान दीजिए, एमएम अपने आप में वर्टिकल प्लेन था ना, तो एमएम या एमएम का वर्टिकल प्लेन एक ही शब्द है। एमएम में डांस करना या एमएम के वर्टिकल प्लेन में डांस करना अलग है कि एक ही बात है? अरे याद है ना, एमएम खुद ही तो वर्टिकल प्लेन था। तो या तो मैं बोलूं एमएम में डांस हो रहा है, या मैं बोलूं एमएम के वर्टिकल प्लेन में डांस हो रहा है, तो अलग बात है कि एक ही बात है। और अगर आपका मैग्नेट एमएम में लटकाते हो, तो बोलिए क्या वो बी अर्थ की तरफ सेट होता था? और अगर बी अर्थ की तरफ सेट होता है, तो बोलिए बी अर्थ की तरफ सेट होगा तो क्या डांस भी बी अर्थ के अबाउट करेगा? इसलिए मैंने लिखा है वहां पे बी अर्थ। और सुने, अगर आपने मैग्नेट को वर्टिकल प्लेन विच इज जस्ट परपेंडिकुलर टू एमएम उसमें लटकाया है, तो क्या वो इधर सेट होगा? इधर सेट होगा। आई थिंक पूरा वर्टिकल होकर सेट हो रहा है, और जिसके अबाउट सेट होगा क्या उसी के अबाउट डांस करेगा? इसलिए मैंने यहाँ बी वर्टिकल लिखा है। क्या थोड़ा समझ में आया है? मुझे लगता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। जब बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में डांस हो रहा है, वहां तो हर आदमी बीएच लगा ही लेगा। लेकिन चालाकियां कहां पर है? आई थिंक ये भी वर्टिकल प्लेन ही था, ये भी वर्टिकल प्लेन है, शब्दों पे पकड़े, ये भी वर्टिकल प्लेन था, ये भी वर्टिकल प्लेन है। ये वर्टिकल प्लेन ऑफ एमएम इटसेल्फ,
और ये वर्टिकल प्लेन जस्ट परपेंडिकुलर टू एमएम एंड दैट मेक्स डिफरेंस। ये तो खुद एमएम का ही वर्टिकल प्लेन में डांस हो रहा है, तो आपने बोला सर वो बी के अबाउट डांस हो जाएगा। और ये क्या है, एमएम या एमएम का जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन। ये भी वर्टिकल प्लेन है, वो भी वर्टिकल प्लेन है, वो खुद एमएम का वर्टिकल प्लेन है, और ये एमएम का जस्ट परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन है। और जैसा कि आपने कहा था कि मैग्नेट यहाँ पूरा वर्टिकल होकर बैठेगा, तो फिर डांस भी अबाउट किसके करने वाला है, बी वर्टिकल के अबाउट डांस करेगा। सुन लिया सब लोगों ने? मैंने तीनों पॉइंट आपको लिखा दिए हैं, आप चाहें तो उनको याद भी कर सकते हैं, हो जाएगा। सवाल लिखिए। A magnet vibrates in vertical plane of mm, vertical plane of mm, vertical plane of mm, t बराबर 3 सेकंड, टाइम पीरियड t कैपिटल T 3 सेकंड, फुल स्टॉप। सेम मैग्नेट, फुल स्टॉप लगा दो, सेम मैग्नेट वाइब्रेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, सेम मैग्नेट वाइब्रेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, टाइम पीरियड 3√2, वही टी लिख दो शॉर्ट में, कैपिटल टी, 3√2 सेकंड, 3√2 सेकंड। फाइंड डिप एंगल। इधर आ जाओ। मुझे लगता है 2 बार डांस हुआ है, पहली बार डांस के लिए क्या यूज होगा, मुझे गाइड करो, आप बोलो। बी अर्थ या बी वर्टिकल? श्योर है आप? लेकिन उसमें तो वर्टिकल प्लेन लिखा हुआ है यार, देख लो। हाँ, वर्टिकल प्लेन क्या वो परपेंडिकुलर है कि खुद एमएम वाला, इसलिए बी अर्थ आएगा। सुन लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो बच्चों टाइम कितना लगा था पहली बार डांस में? 3 सेकंड। दूसरी बार कौन सा माहौल काम आएगा? वेरी गुड। और दूसरी बार कितना टाइम लगा था डांस में? ये सब देके आपने मुझसे डीप एंगल मांगा है, सवाल को शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया। एक बार इसमें डांस किया तो टाइम ये लगा आपको, अगली बार इसमें डांस किया तो आपको टाइम लगा ये, हो गया ना। जब भी डांस की बात आती है तो हम किसको बुलाते हैं, फॉर्मूला को बुलाते हैं, बुलाओ। टी बराबर 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी। बोलो बच्चों, दोनों बार वही मैग्नेट तो आई तो सेम सेम, दोनों बार वही मैग्नेट तो एम भी सेम सेम, 2 पाई कट ही जाएगा। इज इट 1/√b ना? अब क्या खेल जमा दे, 2 टाइम है और 2 भी है, खेल जमा दो। 3/3√2, दिस इज पी एच अपॉन पी। बोलो कैसा लिख सकते हैं? अब देखो 3 और 3 कट जाएगा, और छतरियां रहेंगी कि टूट जाएंगी? ये इधर की छतरी उधर की छतरी सब उड़ा दे छतरियां। 1/2 बराबर बी एच अपॉन बी, ये हो जाएगा। और बी एच को बी में क्या लिखा था, बी cos थीटा अपॉन बीई, बी बी कट जाएगा, थीटा इज 60 डिग्री। यानी जहां पर भी ये डांस का कार्यक्रम चल रहा है वहां पर डिप एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये हमारा आंसर। कोई परेशानी हो तो पूछें, अभी भी किसी के मन में कोई बात चल रही तो पूछ सकते हैं, समझ में आना ही चाहिए, इतना सारा बोला है मैंने। अभी भी कोई दिमाग में कुछ चल रहा है तो पूछ सकता है। जहां पर ये डांस का प्रोग्राम चल रहा है वहां डिप एंगल कितना है, 60 डिग्री। वहां पर एपरेंट डिप एंगल कितना होगा, 60 या 60 से ज्यादा। जहां ये डांस का प्रोग्राम चल रहा है वहां पर एमएम से ठीक परपेंडिकुलर प्लेन में डिप एंगल कितना आएगा, हाँ 90 आएगा, श्योर। अगर ये 45 होता तब भी 90 आता, अगर ये 40 होता तब भी 90 आता। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। फिलहाल जहां पे डांस प्रोग्राम चल रहा है वहां पे क्या है, डिप एंगल 60 हो रहा है। कंफर्टेबल है? चलिए ये भी हो गया है। इस तरह से अपनी बुक्स में क्वेश्चन है न्यूट्रल पॉइंट को लेकर के। अगला पॉइंट लिखे, अगला हेडिंग बनाए, न्यूट्रल पॉइंट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। न्यूट्रल पॉइंट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें क्या होगा, जैसे आपका कागज क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, आपसे सवाल में कहा जाएगा कि एक मैग्नेट को आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया है और बोलेंगे कि बताइए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है, कितने हैं, क्यों है, वगैरह वगैरह। मुझे बताइए, ये रहा आपका कागज, ये ना आपका कागज। यस, अगर आज मैं बोलता हूँ यार इस मैग्नेट को इसमें रख दो, तो आई थिंक मैग्नेट को रखने के बहुत सारे आइडियाज हैं। मैग्नेट को यूं रख सकते हैं, यूं रख सकते हैं, यूं रख सकते हैं, यूं रख सकते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज हैं। तो कभी भी नहीं बोलेगा कि मैग्नेट को रख दिया है, वो बोलेगा ऐसे रख दिया है। बाकायदा लैंग्वेज में ओरिएंटेशन बताएगा। जैसे कि लिखे, एक एक नंबर बना के लिखा है।
लिखें कि इफ मैग्नेट इज प्लेस्ड इन, if magnet is placed in horizontal plane, horizontal plane, and its north pole is, its north pole is towards south direction, north pole is towards south direction. मुझे लगता है हमने बातों बातों में शायद आपको एक फिक्स ओरिएंटेशन दे दिया। कैसे दे दिया, आ जाओ जरा। यस, ये लीजिए, मान लीजिए ये बोर्ड वैसे तो वर्टिकल है, इसको फिलहाल अपने कागज मानते हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लो आप, ठीक है। बताइए आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में डायरेक्शन क्या हो रहेंगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। मैग्नेट को रखने के बहुत विचार थे, ऐसे कि ऐसे कि ऐसे। आपने बोल दिया कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो आई थिंक, बोलिए क्या रखने के बहुत सारे विचार हैं कि एक ही विचार। अब तो आपने बोल दिया भाई ऐसे रखना है तेरे को, तो वो मैंने रख दिया, हो गया। अब ये सब कहानियां सुनाने के बाद किताबों में इसके लिए न्यूमेरिकल भी है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है। तो पहले आओ, पहले लॉजिक्स बनाते हुए बातें करें। यस, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इस मैग्नेट से कहां कहां पर कैसा फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन पता करते हैं। ये पूरा हॉरिजॉन्टल इंतजाम है, पता लग रहा है आपको। बोर्ड की तरफ मत देखना, यूं समझो ये कागज में बनाओगे तो कैसा दिखेगा, एकदम हॉरिजॉन्टल दिखेगा ना। यस, आ जाओ। क्या आप जानते हैं ये सत्यनारायण का एक्सिस हो रहा है ना, और ये सत्यनारायण का क्या इक्वेटर हो रहा है ना। यस, मैंने सुना है सत्यनारायण माहौल बनाता है, एक्सिस पर एम के अलोंग माहौल बनाता था, और इक्वेटर पर एम के अलोंग की उल्टा में। इसका एम कहाँ है, सत्य से नारायण का नीचे की तरफ, इसका एम है नीचे की तरफ। तो आई थिंक एक्सिस पे माहौल बनेगा नीचे की तरफ, और यहाँ भी एक्सिस ही तो है, यहाँ भी माहौल बनेगा नीचे की तरफ बनेगा। ये क्या है, एक्सिस की इक्वेटर, इक्वेटर पे माहौल बनता था एम के उल्टा में, एम है नीचे, माहौल बनेगा ऊपर में। बच्चों मुझे लगता है इक्वेटर का माहौल इधर और इधर। क्या आप लोग सहमत हैं इन बातों से? कुछ भी स्पेशल नहीं पढ़ा रहे हैं, आपने मैग्नेट को रखा है। मैग्नेट एक्सिस पे माहौल कैसा बन रहा है, एम के अलोंग, और इक्वेटर माहौल कैसा बन रहा है, एम के उल्टा। हो गया, सब पूछ लिया मैंने। ओके, ये तो मैग्नेट ने माहौल बनाया, ये तो मैग्नेट का माहौल हो गया। अब क्या करना है, यस, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आई थिंक इस रूम में अगर ये काम हो रहा है तो यहाँ पी वर्टिकल और पी एच दोनों होंगे। लेकिन हम सब जगह की बात नहीं, हम केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन है, दोनों की सिर्फ पी एच। बी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में थोड़ी ना होता है। यस, मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में खेल रहा हूँ। और बी एच की दिशा क्या होती है, हाँ, साउथ से नॉर्थ। पीएच की दिशा क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, ये होती है, मैंने दिखा दिया। अब आ जाओ, मुझे पूछता है कि तेरे हॉरिजॉन्टल प्लेन में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है। आप आराम से बात करें। अपना जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है बच्चों, उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट ने बना दिया, और उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बीएच है। वो मैग्नेट ने बनाया कि अपने आप है, वो तो अपने आप है। वो मैग्नेट ने बनाया कि भगवान ने बनाया, वो तो भगवान ने बना के दिया हुआ है, वो हो गया। आई थिंक दो दो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। जहां झगड़ा होकर के आंसर जीरो हो जाए, क्या वो न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा? यस। बताओ झगड़े कहाँ हो रहे हैं, एक्सिस की इक्वेटर। आई थिंक इक्वेटर पे उल्टा सपोर्ट हो जाएगा। एक्सिस में अपना वाला नीचे की तरफ है और बीएच वाला ऊपर की तरफ है, तो ऑब्वियसली जहां झगड़ा होगा कि न्यूट्रल पॉइंट होने का चांस है। यस, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहां पर नेट फील्ड कितना आ जाए, जीरो। अब जरा सोचिए, अगर इस मैग्नेट से आर दूरी पर, यहाँ आर दूरी पर जो फील्ड है, अगर यहाँ न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है वाकई में, तो क्या हो रहा होगा यहाँ पर, क्या यहाँ पर क्या बी एक्सिस की वैल्यू ठीक बी एच के बराबर हो रही होगी? मान लेते हैं बी एच की वैल्यू 5 है, ऐसे बोल रहा हूँ, 5 5 होती नहीं है, जैसे ऐसा बोल रहे हैं। कौन बोलिए, मान लीजिए बी एच की वैल्यू 5 है। ये मैग्नेट क्या करता होगा, एक्सिस पे सब जगह फील्ड बनाता होगा। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे फील्ड बनाता है 10 टेस्ला, 8 टेस्ला, 5 टेस्ला, 3 2 1। झगड़ा तो सब जगह हो रहा है, लेकिन जहां पर इसका ठीक 5 बनता होगा, क्या वहां जाके जीरो होगा? तो इसका मतलब 5 कहाँ बन रहा है, बहुत सारी जगह की एक ही जगह। तो मतलब वो एक जगह पर न्यूट्रल पॉइंट होगा। वैसे एक पर्टिकुलर आर दूर पे अगर यहाँ 5 बन रहा है, तो क्या उतनी आर दूर पे वहां भी 5 बनता होगा? यस। तो फाइनल करेंगे मेरे साथ, जो किताब के क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे। और टेंशन सुना दिया, ऐसे रखा है वैसे रखा है, फाइनल करिए। न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट एट इक्वेटर या एक्सिस, एक है कि दो है, एक है कि दो है, दोनों मैग्नेट के एक ही साइड पे कि अलग अलग साइड पे, अलग अलग दूर की सेम दूर, हाँ हाँ हाँ, अलग दूर की सेम दूर। अगर ये 10 दूर पे है तो वो भी 10 दूर पे, ये 25 दूर पे तो वो भी 25 दूर पे। ये तो कॉमन सेंस की बात है, सही बात है कि नहीं? तो ये झांकी बना लो, मैं लिखवाता हूँ।
बना लिया होगा ये। और इस पूरे झांकी से क्या क्या निकला है थोड़ा शॉर्ट में लिख लो। 2 न्यूट्रल पॉइंट्स ऑन एक्सिस, 2 neutral points on axis, comma, 8 opposite sides of magnet, 8 opposite sides of magnet, 8 same distances. क्यों अलग दूर की सेम दूर? 8 same distances. आई थिंक मैंने सारी बातें लिखा दी शॉर्ट में, ठीक है ना। और सुनिए, और सुनिए, तरह की चालाकियां बताता हूं। तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आप मैनेज कर लेंगे। अगर मुझे इसमें न्यूमेरिकल बनाना हो तो वो भी बन सकता है, किताबों में न्यूमेरिकल भी है। कैसा न्यूमेरिकल? अगर आप कह रहे हो कि आर दूर पे वाकई में न्यूट्रल पॉइंट मिल गया है, तो हुआ क्या होगा आपके साथ? क्या बी एच बराबर, क्या बी एक्सिस हुआ होगा? बी एच की वैल्यू ठीक बी एक्सिस के बराबर हो गई होगी। तो क्या मैं इसको आगे बढ़ा दूं? बी एच बराबर, इसका फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट 4 पाई या 2m अपॉन आर क्यूब। मुझे याद आ रहा है मैं 2km लिखता था वहां पे, 2km अपॉन आर क्यूब। आज मैंने के को जानबूझ के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दिया। क्या ये हो रहा होगा? अगर बी एच के लिए ठीक, जैसे बी एच 5 है तो तुम्हारा भी जहां 5 बन रहा होगा वही तो मामला सेट होगा ना। तो मैंने कर दिया, बी एच बराबर कितना होना चाहिए? बी एक्सिस होना चाहिए। तो देखो न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी कहानी सुनाएंगे कि मैग्नेट को ऐसे रखा है वैसे रखा है, कि पता है आगे क्या बोलेंगे? आगे 3 चीजों का रिलेशन है ना, बी एच, एम और आर, 3 में से 2 डेटा पकड़ाएंगे, तीसरा पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नेट ऐसे रखा है वैसे रखा है, अगर बी एच इतना है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट इतना है, तो बताइए कितनी दूर पर न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा? क्या आर ला सकते हैं? उल्टा सवाल। कई बोलेंगे बी एच इतना है, अगर मैग्नेट से 10 सेंटीमीटर दूर पर न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, तो बताइए उस मैग्नेट का मोमेंट कितना है? क्या बी एच और आर देकर के क्या एम पूछ लिया? कभी एम और आर दोनों दे दूंगा, बोलूंगा उस जगह पर जाए कार्यक्रम चल रहा है वहां पीएच का वैल्यू कितना है, क्या ला सकते हैं? तो मुद्दा ये नहीं कि मैं क्या दूंगा और क्या पूछूंगा, मुद्दा ये कि 3 चीजों का हिसाब है। 3 चीजों का हिसाब है, कोई भी 2 फिगर दे दूंगा और तीसरा फिगर आपसे पूछूंगा, वो आपको मैनेज करना है। कर पाएंगे? ये भी आप कर सकते हैं। तो मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन का ही बताया, न्यूमेरिकल का बताया। न्यूमेरिकल करते टाइम छोटी छोटी चालाकियां करता है एग्जामिनर, वो तरह तरह की चालाकियां भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आप सबको निपटा सको। सुने, एक किताब में क्वेश्चन ये अवेलेबल है, पढ़े आगे बढ़े बच्चों, एक किताब में क्वेश्चन ये अवेलेबल है, सेम जहां की बोला हुआ है ऐसा वैसा बोल दिया। फिर मुझसे क्या बोल रहा है कि सेपरेशन बिटवीन 2 न्यूट्रल पॉइंट्स इज 6 सेंटीमीटर और बी एच इतना है, एम लाना है। तो बी एच इतना तो दे दिया, ये 6 आएगा कि 3 हो जाएगा? वेरी गुड, फिर सुन लीजिए, सेपरेशन बिटवीन 2 न्यूट्रल पॉइंट्स इज 6 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए? मैग्नेट से न्यूट्रल पॉइंट की डिस्टेंस चाहिए ना, वो क्या होगी? 6 होगी या 3 हो जाएगी? ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ना? 6 मत ठोक देना पे सब गड़बड़ हो जाएगा। हमें मैग्नेट की न्यूट्रल पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, जबकि वो क्या कह रहा है कि तेरे दोनों न्यूट्रल पॉइंट का सेपरेशन 6 है, तो मेरे को तो ये चाहिए होगा ना। ये सब करना है, कर पाएंगे? ये सब छोटी छोटी चालाकियां सीखो, बस इन्हीं पे सवाल का वेरिएशन आता है और क्या है। ये भी आप कर लेंगे। और सुने, चालाकियां क्या होगी, जहां पर भी किताबों में इस तरह के सवाल है वहां अक्सर बी जो गॉस में दे रहा है, आप किस में खेलेंगे? टेस्ला। अक्सर डिस्टेंस सेंटीमीटर में देगा, आप किस में खेलेंगे? मीटर में। और सब खेल के आपको काम करना है। कर पाएंगे आप लोग ये सब? एक किताब में सवाल में क्या दिया हुआ है, उसने बी एस दे रखा है गॉस में, कुछ भी लिख रहा हूँ ऐसे ना, 0.6 गॉस मान लो। डिस्टेंस भी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि मैग्नेट का मोमेंट कितना है, मैग्नेट का मोमेंट कितना है। तो मैं ये फॉर्मूला सेट करूंगा तो मोमेंट आ जाएगा। उस पर्टिकुलर सवाल में सारे आंसर जो दिए हुए ना, उसने जितने भी ऑप्शन दिए वो इसमें दिए हुए, मतलब डेटा लिखा हुआ 330 एंड 230। ये क्या है यार? ये एब्सोल्यूट एम्पेयर इनटू सेंटीमीटर। तुम्हें याद है एम का जो यूनिट था वो एम्पेयर इनटू मीटर था, सॉरी सॉरी, मीटर स्क्वायर, सॉरी सॉरी। कैपिटल एम का यूनिट क्या था बच्चे? एम्पेयर इनटू मीटर स्क्वायर। और ये किसमें खेल रहा है? एब्सोल्यूट एम्पेयर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसमें आंसर मांग रहा है? एमकेएस की सीजीएस। और भाई साहब अगर सीजीएस में आंसर मांग रहा है तो आई थिंक मेरे लिए और आसान हो गया, बीएस सीधा गॉस में चेप दूंगा। बीएच को कन्वर्ट करना कि सीधा गॉस में मार दें, डिस्टेंस सीधा सेंटीमीटर में ही मार दूंगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। मेरे ख्याल से और आसान हो जाएगा नहीं? फट से वैल्यू 1 चिपकाया, क्या आंसर एम में अपने आप ही सीधा इस वाले में आ जाएगा। ये सब छोटे छोटे एडजस्टमेंट में जो वेरियस क्वेश्चन में देखता हूँ वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, हो जाएगा इवन। और सुनो आप, एक किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोनों न्यूट्रल पॉइंट का सेपरेशन 6 सेंटीमीटर है। सुनो आपको मजा आएगा, सेपरेशन 6 सेंटीमीटर, आर कितना हो जाएगा बेटे? 3 सेंटीमीटर, है ना। मुझे बोल रहा है कि मैग्नेट का लंबाई
10 सेंटीमीटर है, मैग्नेट का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, बोलिए क्या एल 5 सेंटीमीटर हो गया? कुछ याद आ रहा है? मैग्नेट को हम डाइपोल मान रहे थे, 2L लेंथ थी उसकी, भाई साहब उसकी लेंथ कितनी थी? 2L। कुछ याद आ रहा है? जाके देखो, सप्ताह में पढ़ाया था, याद है? 2L लेंथ थी, तो अगर उसका लेंथ 10 है तो L कितना हो रहा है? 10 या 5? L कितना हो रहा है? 5। बोलिए R L से छोटा तो नेग्लिजिबल है कि नहीं है? नेग्लिजिबल नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है। तो फॉर्मूला तो एक्सिस का लगेगा, लेकिन शॉर्ट की ओरिजिनल फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है? शॉर्ट। कुछ याद आ रहा है आपको? मैं बहुत चिल्लाता था, मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाया था ना, वहां मैंने शॉर्ट फॉर्मूला के अलावा ओरिजिनल भी लिखाया था। ये बात मैं स्वीकार कर रहा हूँ, 95% सवालों में शॉर्ट फॉर्मूला ही चलता है। लेकिन अगर आपको फंसाना होगा तो डेटा ऐसा देंगे। देखो देखो, खुद देखो बे, 3 और 5, आर की वैल्यू कितनी है? 3, और एल की वैल्यू कितनी? 5। नेग्लिजिबल मामला है कि नहीं है? नहीं है, तो अगर किसी ने ये फॉर्मूला लगा दिया तो फंस जाएगा। आई थिंक यहाँ फॉर्मूला लगना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन, तो मैं वही वही वाला लिखता हूँ ना, तुम बाद में एडजस्ट करना। बोलो यहाँ क्या फॉर्मूला होगा? याद है क्या वो एक्सिस का फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला था बोले? नहीं, हाँ उसमें बोल दो, 2 kp में बोल दो, 2, हाँ शाबाश, 2 r² प्लस कुछ भी बोले कि हाँ बोले, बोलो। ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे कभी गलत बोले में कोई दिक्कत नहीं ना, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? मुझे पता है अभी तो याद नहीं होगा आपको, कोई बात नहीं। तो ये हो, अभी क्या है थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं। अभी थोड़े दिन में तुम, अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा होगा, थोड़े दिन में आप लोगों के त्योहार चालू हो जाएंगे, होता ना फरवरी में, तो अभी थोड़ा सा नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा इस बारे में। कुछ लोग तो अभी त्योहार की तैयारियां वगैरह कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, अभी क्या तो 14-15 तारीख तक आप लोगों का दिमाग ऐसा ही रहेगा अभी। उसके बाद वापस पढ़ाई में आ जाओगे, बोले अब कुछ नहीं हो सकता अपना, बोले इधर ही पढ़ ले। अभी क्या है, लोगों को उम्मीद जग रही है कि त्योहार आ रहा है, फेस्टिवल आने वाला है आप लोगों का, तो लोगों को लग रहा है कि हाँ यार कुछ ना कुछ ठीक रहेगा। और जब आप ट्राई कर लेंगे 14-15 तारीख के बाद, आपको फिर सत्य का ज्ञान हो जाएगा, बोले कुछ नहीं हो सकता, पढ़ ले भाई। अभी थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। चलो कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे हिसाब किताब। चलो दूसरा, दूसरा लिखो। लिखें कि इफ नॉर्थ पोल इज इन, नॉर्थ पोल इज टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। दूसरा ओरिएंटेशन लिख रहा है, इफ नॉर्थ पोल इज टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, यानी वही हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है। क्या अब तो थोड़ा समझ में आने लगा होगा ना? क्या करना चाहिए मुझे बताओ? पहले तो ओरिएंटेशन बना लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। इस बार आपका सत्यनारायण का नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ है, तो क्या ये ओरिएंटेशन होगा? अब वापस से रटने की आवश्यकता नहीं, अपने आप बना के देख लो हमेशा कैसे होगा बच्चों। क्या ये एक्सिस हो गया आप लोगों का? यस। क्या ये इक्वेटर हो गया आप लोगों का? यस हो गया ये। अब आप खुद देखिए कि आई थिंक बी एक्सिस बनेगा ऊपर की तरफ, यहाँ भी बी एक्सिस बनेगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पर बी इक्वेटर बनेगा नीचे की तरफ, और यहाँ भी बी इक्वेटर बनेगा नीचे की तरफ। बोलो सहमत हो डायरेक्शन से? तो इसमें याद वाद नहीं करना है आपको, बस हमेशा जो कहा जाए उसके हिसाब से काम कर लेना है, ठीक है? हाँ, ये जो आर है, स्मॉल आर, मैग्नेट के सेंटर से डिस्टेंस है, या मैग्नेट के किसी एक पोल से। स्मॉल आर जो मैग्नेट के सेंटर से डिस्टेंस होती है। चलिए ये हो जाएगा। इस बार अपन ने वापस से अपने मैग्नेट के बी की डायरेक्शन तय कर ली। इस बार बी एच की डायरेक्शन क्या होगी? नहीं नहीं, पिछली बार तो साउथ से नॉर्थ थी, इस बार, इस बार भी उधर ही होगी। नहीं, मैग्नेट को उल्टा रखा है आपने इस बार। हाँ, क्योंकि बी एच किसने बनाया? इसने कि भगवान ने? और भगवान के बनाई चीज को हम चेंज नहीं कर सकते, पता है ना आप लोगों को, कितना अपनी औकात नहीं है। तो अभी तो बी एच उधर है। तो आप देखो ना, आप अपना मैग्नेट जो है वो इधर उधर कर सकते हो। आप मैग्नेट से बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी आप इधर उधर कर सकते हो, लेकिन जो भगवान ने बी एच और बी वर्टिकल बना दिया, तो उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर पाएंगे क्या? होगा या कतई नहीं होगा? वो कोई, हाँ? तो ये सीन हो गया। इस बार बताओ झगड़ा कहाँ हो रहा है? एक्सिस की इक्वेटर, या इक्वेटर पे झगड़ा हो रहा है? फिर वही बात है, अगर आर दूर पर यहाँ पर फील्ड 0 हो जाता है, तो बताइए, फाइनल करिए। इस बार न्यूटन बॉन्ड एग्जिस्ट एट एक्सिस की इक्वेटर, एक है कि दो है, सेम साइड की अलग अलग साइड, सेम साइड की अलग साइड, अलग साइड, अलग दूर की सेम दूर।
लिखें, ये झांकी बना लें। बनाए थे और लिख दें कि टू न्यूट्रल पॉइंट, टू न्यूट्रल पॉइंट एट इक्वेटर, टू न्यूट्रल पॉइंट ऑन इक्वेटर, कोमा एट अपोजिट साइड ऑफ मैग्नेट, एट opposite sides of magnet, at same distance। ठीक है, ये तो यह कॉन्सेप्चुअल सवाल को हैंडल करने का तरीका। फिर वही न्यूमेरिकल बनाना है तो इस बार शाबाश, इस बार बी एच बराबर क्या बी इक्वेटर करते हैं बेटे। चलो तो बच्चों बी एच बराबर म्यू नॉट 4 पाई क्या एम बाय आर क्यूब हो जाएगा ना। इक्वेटर का फॉर्मूला ये वाला था, याद है ना, अपन के एम बाय आर क्यूब लिखते थे। के को क्या लिख दोगे आप लोग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बन जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला, ओरिजिनल की शॉर्ट फॉर्मूला। तो फिर वही बात है, अगर डेटा ऐसे फंस गए, मैंने मिटा दिया अभी वो, तीन चार पांच ये कंपेरेबल डेटा फंस गए ना, तो फिर किसी ने ये फॉर्मूला लगा दिया, आंसर गलत हो जाएगा उसका, है ना। ये बात सही कि अधिकतर सवाल शॉर्ट फॉर्मूला के ही होते हैं, मगर कभी देना हो तो दे दिया जा सकता है, संभाल लेंगे। चलिए, तो आई थिंक मैंने ये भी आपको समझा दिया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सब आप लोग हैंडल कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए, हम लोग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे, उसमें ऑलमोस्ट सारी बातें हो गई हैं, कुछ दो चार और बातें हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में है, मैं पॉइंट्स बना के आपको सिखाने जा रहा हूँ। एक तो शब्द होता है मैग्नेटिक नीडल और एक शब्द होता है कंपास नीडल। इन दोनों में फर्क है, दोनों का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है। मैग्नेटिक नीडल का क्वेश्चन 7-8 साल पहले था और अभी 2018 में कंपास नीडल का सवाल था, दोनों में डिफरेंस नोटिस होना चाहिए। लिखें, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल। नाम देखो, नाम मैग्नेटिक नीडल। जो मैग्नेट होता है ना सत्यनारायण, मैग्नेट एकदम पतला सा चिन्ना सा एकदम सुई जैसा हो, मैग्नेट एकदम सुई जैसा है तो उसको क्या बोल दिया, मैग्नेटिक सुई बोल दिया ना। निडल, निडल मतलब सुई, जैसा देसी बोलते तो। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक सुई, मतलब मैग्नेट कैसा है, बड़ा या चिन्ना सा। चिन्ना सा सुई जैसा मैग्नेट है तो क्या बोल दिया, मैग्नेटिक सुई है। मैग्नेटिक सुई है और इस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, इट इज ऑलवेज फ्रीली सस्पेंडेड। इफ इट इज रियली फ्रीली सस्पेंडेड तो किस तरफ सेट होगा, बी वर्टिकल, बी एच या बी अर्थ। कोई बाउंडेशन है तो किस तरफ सेट होगा, बी अर्थ। तो क्या मैं कह दूं ये छोटा सा मैग्नेटिक सुई है और ये किसको देखती है, क्या बी को देखती है, किसको देखती है, बी को। बहुत बढ़िया, लिखें, इट इज स्मॉल, इट इज स्मॉल मैग्नेट, इट इज स्मॉल मैग्नेट जो बी को देखती है, ऐसा लिखो कुछ ना, which indicates towards B earth, अंग्रेजी में लिख लो ना, which indicates towards B। देसी मतलब ये किसको देखती है, ये बी को देखती है, ठीक है, बी अर्थ को ये देखती है, ठीक है। अब ये तो हुआ, इसका प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, इसका नेचर मैंने आपको बता दिया। अपने एग्जाम में जो सवाल था 7-8 साल पहले उसमें अच्छा एक बार बताओ यार, इसका नेचर तय हो गया, ये जहां भी रहेगी किसको देखेगी, बी को देखेगी। तो और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए मैं इसको लेकर के चला गया इक्वेटर पे, मैंने सुना हुआ इक्वेटर पे पूरा बी होरिजेंटल है, तो बोलिए क्या प्योर होरिजेंटल हो जाएगी, यस। मैं इसको लेके चला गया दिल्ली के अंदर, दिल्ली, दिल्ली में 42 डिग्री, और ये बी को देखती है तो बोलिए होरिजेंटल रहेगी या 42 झुक जाएगी, वेरी गुड, ये 42 झुक जाएगी। मैं इसको लेके चला गया पोल्स पर, क्या पूरी वर्टिकल हो जाएगी, यस। तो मुद्दा यहाँ का वहां का नहीं है, मुद्दा ये है कि भाई इसका नेचर ये बी को देखती है। दुनिया में जहां जहां इसको ले जाओगे वहां वहां जैसा बी होगा ना, वैसा ये हो जाएगी। तो लिख दो, एक पॉइंट बना के लिख दो इसमें आगे, इफ टेकन एट पोल्स, if taken at poles where P बराबर PV, where PE बराबर B वर्टिकल, मैं रीजन भी लिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पे क्या होता है, B अर्थ बराबर B वर्टिकल, सो इट बिकम्स प्योर वर्टिकल, सो इट बिकम्स प्योर वर्टिकल, पूरा वर्टिकल हो जाएगी इसमें। आगे बात समझ में। चलिए बच्चों, एक शब्द होता है कंपास निडल, कंपास निडल, कंपास सुई, वो था मैग्नेटिक सुई और यह है कंपास सुई।
दोनों का अलग अलग पैटर्न है, मैं उसके बारे में अभी 2018 का जो क्वेश्चन था उसके बारे में बोलूंगा, अभी पहले समझाऊंगा। कंपास जो है, आपने देखा होगा कि जो लोग शिप पे चलते हैं, जो लोग इस तरह से जहाज वगैरह पे चलते हैं, वो लोग डायरेक्शन वगैरह के लिए, नेविगेशन के लिए कंपास यूज करते हैं। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा ना, वो नक्शा फैला के उसमें वो लग के बैठे रहते हैं, अजीब अजीब से आदमी होते हैं वो, हाँ जो भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें हाँ, जो भी होता है, मैं मुझे नहीं पता, मैं देसी आदमी, मुझे नहीं पता नहीं सब, ठीक है। तुम लोग इंग्लिश मूवीज ज्यादा देखते हो भाई, मुझे पता है, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, तो क्या रहा कि जो कंपास होता है बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल डायल होता है, देखा होगा आपने, हॉरिजॉन्टल डायल होता है। और हॉरिजॉन्टल डायल के अंदर एक छोटी सी मैग्नेटिक सुई रखी होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो सुई कहाँ फंसी हुई है, हॉरिजॉन्टल डायल। जैसे अपनी घड़ी की सुई है ना, ये कहाँ फंसी हुई है, हॉरिजॉन्टल डायल में। और अगर आपकी कंपास सुई हॉरिजॉन्टल डायल में फंसी हुई है, तो वो लोग किसको देखेगी, बी को या बी एच को। कारण समझो, आज के बाद याद करो, जो सुई फ्रीली सस्पेंडेड है ना, वो किसको देखती है, बी अर्थ को। और अगर कोई भी मशीन में कोई मैग्नेटिक सुई हॉरिजॉन्टल डायल में फंसी हुई है, तो किसको देखेगी, बीएच को। तो क्या मैं कह दूं, कंपास सुई जो है वो भी बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायल में फंसी हुई, तो किसको देखती है, क्या दोनों का पसंद अलग अलग है, वो बी को देखती है। और ये वेरी गुड, बहुत अच्छा, लिखो लिखो, लिखो कि इट इज इनसाइड, इट इज इनसाइड हॉरिजॉन्टल डायल, इट इज इनसाइड हॉरिजॉन्टल डायल, डायल होता है ना, DIL डायल, जैसे घड़ी का डायल लिखते हैं यार, इट इज इनसाइड हॉरिजॉन्टल डायल, सो बीएच को देखती है, बीएच को ऐसा लिखो कि इंडिकेट्स टुवर्ड्स बीएच, बीएच को देखती है, देसी याद कर लो बे, वो बी को देखती है। और ये सबकी अपनी अपनी पसंद है, उसमें क्या कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब आपने बोल दिया बीएच को देखती है, तो जरा इसका बिहेवियर देखेंगे मेरे साथ। इसको मैं पूरी दुनिया में जहां जहां ले जाऊंगा, सुई तो हॉरिजॉन्टल ही रहेगी, लेकिन जिधर बीएच होगा उधर मुड़ जाएगी। ओके, थोड़ा खेल करते हैं। मान लीजिए अपना रूम कोई सामान्य जगह पर है, और सामान्य जगह में मान लो अपने रूम में बीएच इधर है, ऐसे बोल रहा हूँ, अपने रूम में बीएच इधर है, मैं यहाँ पे कंपास सुई को लाया और मैंने ऐसा ला के रख दिया। मेरे रखने से कुछ नहीं होगा, जैसे मैं इसको रखूंगा ना, या उधर मुड़ जाएगी, मैं यूं रखूंगा उधर मुड़ जाएगी, मैं यूं रखूंगा, मैं कहीं भी रख दूं इसको, ये तो बीएच को देखती है ना, तो ये आपको नहीं देखेगी, किधर चल जाएगी, ये बीएच तरफ चल जाएगी। बट अरे नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि अरे डोंट टेक इट पर्सनली यार, ये तो ठीक है, ठीक है। आपके पास तो वैसे बहुत स्कोप है भाई, हाँ। चलो सुनो 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 सुनो, कोई कोई बात नहीं। तो सुनो सुनो सुनो, इसमें सब चल रहा है, सुनो 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 सुनो। तो अगर मैं इसको इस रूम में ऐसे या ऐसे या ऐसे कैसे भी रखूंगा बच्चों, तो अल्टीमेटली मुड़ के कहाँ चली जाएगी, बीएच पे। ये बात पक्की हो गई, ये अपने इसका बिहेवियर हो गया। एग्जाम में सवाल था, इसको ले गए पोल्स पे, शब्द सुने, पोल्स पे ले गए, पोल्स पे यार बीएच होता नहीं उधर, पोल पे बीएच नहीं होता। तो अगर मैंने इसको मान लो अभी अपना रूम पोल पे है, अभी अपना रूम मान लो पोल पे है, और बीएच यहाँ है नहीं, मैं इसको यूं रख दूंगा तो इधर ही टिक जाएगी, यूं रखूंगा तो इधर टिक जाएगी, और यूं, क्योंकि बीएच होता तो उसकी तरफ मुड़ जाती, बीएच होता तो उसको देख लेती, तो जिसको ये देखती वही नहीं है, फिर किसको देखेगी, किसी को भी देख लेगी फिर तो सर। तो चेहरे पे चमक आया, चेहरे पे चमक आया, बोले यार स्कोप तो है भाई यार। लिखो भाई। तो अंग्रेजी में अपने वहां, इंग्लिश में अपने वहां पूरा जो एग्जैक्ट ऑप्शन था वो क्या था, इट विल स्टे इन एनी डायरेक्शन, सुने सुने सुने, इट विल स्टे इन एनी, क्या कहीं भी टिक जाएगी, क्या बोलते हैं किसी को भी देख लेगी, है। वो पता है वहां एक ऑप्शन ये भी था कि प्योर वर्टिकल हो जाएगी, अरे प्योर वर्टिकल नहीं होगी, रहेगी तो ओरिएंटल डायल में ही, रहेगी तो ओरिएंटल डायल में ही, मगर ओरिएंटल डायल में रहने के बाद इधर 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 कहीं भी टिक जाएगी, क्योंकि जिसको ये देखती है वो नहीं है, किसी को भी देखो फिर तो। लिखो, ये 18 का क्वेश्चन है, 2018, लिखें कि इफ टेकन एट पोल्स, इफ टेकन एट पोल्स, ओके, इफ टेकन एट पोल्स वेयर बी एच बराबर जीरो, मतलब मैं रीजन भी लिखा रहा हूं, वेयर बी एच बराबर जीरो, सो किसी को भी देखेगी, इट स्टेज इन एनी डायरेक्शन, इट स्टेज, जो एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑप्शन में था एग्जाम में, इट स्टेज इन एनी डायरेक्शन, इस तरह का रहेगा। नहीं, उसमें ऑप्शन नहीं था ना, होरिजेंटल तो रहेगी रहेगी, लेकिन होरिजेंटल में भी जैसे ये, सुनो, यूं यूं सब जो होरिजेंटल है ना, मगर वो यूं रहेगी कि यूं रहेगी, यूं रहेगी, ये नहीं पता, ऐसा रख दिया तो यूं रहेगी,
हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो रहेगी, लेकिन इधर 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 भी रहेगी। क्लियर है? हाँ भैया। नहीं नहीं नहीं, वो जिसको देख, अरे मुड़ेगी नहीं ना यार। जैसे यार एक्चुअली क्या होता है, इधर रखा, बीएच इधर होता है, इसको घुमा लेता अपनी तरफ, लेकिन बीएच नहीं है तो जिस, मतलब वही बात है ना, जैसे रख दिया वैसे रख दिया। क्लियर है? चलिए ये भी हो जाएगा। वाइब्रेट नहीं होगी। क्यों वाइब्रेट क्यों होगी? प्लीज 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 प्लीज, हाँ। अपन ये मान के चल रहे हैं इसको ऊपर नीचे होने का परमिशन नहीं है। अरे ये कहाँ फंसी हुई है ओरिजिनल डायल में? तो ये ऊपर नीचे यानी बी वर्टिकल का तो हिसाब इसमें चलेगा ही नहीं, बीएच का हिसाब चलेगा। और तू चला गया पोल पे, तो वहाँ बीएच जीरो है ना, तो मतलब इसके ऊपर अब किसी का कंट्रोल नहीं, जहां टिका दोगे वही टिक जाएगा। अबे समझ में आया कि नहीं? ओके, ये भी बहुत मुश्किल से समझते हो ना। और सुने अगला पॉइंट देखें। अच्छा, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन के बारे में भी सुने। अपनी बुक में क्या थियोरेटिकल क्वेश्चन अवेलेबल है? 6 तरह की इमेजिनरी लाइन होती है। एक होता है एगोनिक लाइन, एक होता है आइसोगोनिक लाइन, एक होता है एक्लिनिक लाइन, एक होता है आइसोक्लिनिक लाइन, एक होता है ए डायनेमिक लाइन, और एक होता है आइसोडायनेमिक लाइन। थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए इस तरह के सवाल बन सकते हैं, वो भी मैं आपको बोलता हूँ। 6 तरह की लाइन है, नाम लिख लीजिए। एगोनिक लाइन, अभी मैं शॉर्ट में मीनिंग लिखाऊंगा। आइसोगोनिक लाइन, हाँ मैं बोलता हूँ ना। एक्लिनिक लाइन, एक हो जाएगा बच्चे आइसोक्लिनिक लाइन, एक हो जाएगा ए डायनेमिक लाइन, डायनेमिक, डायनेमिक स्पेलिंग, ए डायनेमिक लाइन, एंड दैट विल बी आइसो डायनेमिक लाइन। इन लाइन का सबका अपना अपना डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में शॉर्ट में आपको समझाऊंगा, और अपने आप ही डेफिनेशन बना लेंगे फिर आप। लिखा सबने नाम? जनरलाइज बोलता हूँ। कॉनिक वर्ड जो है वो डिक्लिनेशन के बारे में है, क्लिनिक वर्ड जो है वो डिप एंगल के बारे में है, और डायनेमिक वर्ड बीएच के बारे में, बीएच यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में। तो इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ ए लिखा है वहां पे जीरो, और आइसो का मतलब सेम सेम, यानी शॉर्ट में बोले तो एगोनिक लाइन क्या हो गई, पूरी अर्थ पर जहां जहां पर डिक्लिनेशन जीरो पॉइंट को मिलाने लाइन को क्या बोल दिया, एगोनिक लाइन। आइसोगोनिक क्या हो गया, पूरी अर्थ पर जहां जहां सेम डिक्लिनेशन उसको मिलाने लाइन को क्या बोल दिया, आइसोक्लिनिक लाइन। एक क्लिनिक लाइन, सॉरी, आइसोगोनिक लाइन। एक क्लिनिक लाइन क्या हो गया, डिप एंगल। एक क्लिनिक वाला क्या हो गया, जहां पर डिप एंगल जीरो है उनको मिलाने लाइन को क्या बोल दिया, एक क्लिनिक लाइन। पूरी अर्थ पर जहां जहां पर सेम डिप एंगल है उनको मिलाने वालों को क्या बोल दिया, आइसोक्लिनिक लाइन। पूरी अर्थ पर जहां जहां बी एच बराबर जीरो है, जहां जहां बी एच बराबर जीरो उनको क्या बोल दिया, अडायनेमिक लाइन। और पूरी अर्थ पर जहां जहां बी एच की वैल्यू सेम है उनको मिलाने को क्या बोल दिया, आइसोडायनेमिक लाइन। तो लंबी लंबी डेफिनेशन याद करने की बजाय रफ पकड़ लो। गोनिक इज अबाउट डिक्लिनेशन, क्लिनिक इज अबाउट डीप एंगल, और डायनेमिक वर्ड इज अबाउट पीएच। फिर खुद ही बना लेना, जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये क्या हो गया, जीरो डिक्लिनेशन वाली लाइन, जीरो डिक्लिनेशन वाली लाइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेम डिक्लिनेशन वाली लाइन। ये हो जाएगा जीरो डिप वाली लाइन, सेम डिप वाली लाइन, जीरो पीएच वाली लाइन, और ये हो जाएगा सेम पीएच वाली लाइन। हाँ ये रियलिस्टिक है एक्चुअली, मैं उसमें बोलता हूँ, मैं आपके दिमाग में आया होगा वो 11:30 है तो फिर मैं बोलता हूँ, कोई बात, मैं बोलता हूँ। एक बार लिख लीजिए। तो अपनी बुक्स वगैरह में इस तरह क्वेश्चन अवेलेबल है। मैं लैंग्वेज बोल के बताता हूँ। अडायनेमिक लाइन इज, फिर 4 ऑप्शन में 4 लैंग्वेज रहेगी, तो वहां पे अपने को किसको पकड़ना है। अडायनेमिक लाइन इज वेयर पीएच इज जीरो, या वेयर अर्थ होरिजेंटल कंपोनेंट इज जीरो, ऐसा है ना। मुझे बोलेगा आइसोक्लिनिक लाइंस आर, आइसोक्लिनिक लाइंस आर, तो मैं किस लाइन को चूज करूंगा, वो लाइन जिस पर सेम डिप एंगल वाले पॉइंट्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं। इसलिए शॉर्ट में ऐसा याद कर लीजिए, कर लेंगे एक बार। मुद्दा आता है इसका अगोनिक वाले का, क्योंकि आपको याद है मैंने डिक्लिनेशन तो 11:30 बता रखा है। मैंने डिक्लिनेशन कितना बता रखा है, 11:30 बता रखा है। बोले यार जीरो डिक्लिनेशन कैसे आ गया। अब इसका अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करते हैं तो आप पाते हैं, देखो यार अपन जो भी स्टडी करके बताए ना, गूगल वगैरह पे अगर आप देखेंगे, जो लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न है ना अर्थ के आसपास, आप देखो गूगल वगैरह पे, तो वो लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न पता है, यूं ऐसे ऐसे कुछ ऐसा ऐसा सब चल रहा है, समझ रहे हैं। वो मैंने जो यूं बनाया था ना, यूं करके यूं और यूं करके यूं,
ये सब सिखाने के तरीके हैं। अगर एक्चुअल लाइन ऑफ फोर्स के पैटर्न की हम बात करते हैं, गूगल पे बहुत सारे फोटोज अवेलेबल हैं। पता है कैसा बता रखा है? ये ग्लोब लाइन ऑफ फोर्स का यूं जाके यूं 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 करके, समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हो गया कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो एक थ्योरेटिकल बात है, वास्तव में जो चीजें वो थोड़ी थोड़ी सी अलग भी हैं। ये गूगल पे इस तरह के फोटो अवेलेबल है, तो उसी के बिहाफ पे हम बोलते हैं कि कहीं पर डिक्लिनेशन जीरो भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग लोकेशन पे, वो आप देख सकते हैं। कभी कभी नेट पे काम की चीजें भी देख लिया करो। नहीं नहीं, मेरा मतलब है, नहीं मतलब ठीक है। हटा दो। नेट का अच्छा उपयोग भी कभी कभी किया करो, है ना? इंटरनेट का कभी कभी अच्छा उपयोग भी किया करो। चल, और आइए, एक छोटा सा नियम है, टेंजेंट लो। टेंजेंट लो, छोटा सा नियम है टेंजेंट लो। लिखे हैं कि इफ टू horizontal magnetic field, if two horizontal magnetic field B1 and B2, B1 and B2 are mutually perpendicular, are mutually perpendicular, and net field, net field makes angle phi, makes angle phi with B1, makes angle phi with B1, then बस देन बोल के आ जाओ मैदान में। आराम से बात करते हैं। अगर आप ये कागज, अगर अपना ये फोटो अगर आप अपने कागज में ड्रॉ करेंगे, इमेजिन करो ना, ये फोटो अगर आप अपने कागज में ड्रॉ करेंगे तो क्या पता लग रहा है? ओरिजेंटल प्लेन में ये कोई पॉइंट है, B1 भी और B2 भी है। बोलिए क्या दो ओरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड हो गए हैं? हाँ, वर्टिकल की दोनों ओरिजेंटल हैं। कागज में बनाओगे तो तुम्हारे कागज में क्या दिखेगा कि दोनों कैसे हैं? ओरिजेंटल भी हैं, और क्या दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं? यस। बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बी नेट को ड्रॉ करना चाहूँ तो पैरेललोग्राम लगा लेता हूँ मैं। ये देखो, पैरेललोग्राम अगर मैंने लगाया तो बी नेट जो है ना दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, और बी नेट B1 से कितना एंगल बना रहा है? फाइव, ऐसा मैंने बोला है। सही बात है कि नहीं? ये आपका कागज हो गया। B1 यूं समझो, ये सीन है, ये सीन है, ये B1, ये B2। बोलिए क्या दोनों हॉरिजॉन्टल फील्ड हैं? दोनों ओरिएंटल फील्ड हैं, साथ है दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं। तो ऐसे में जो बी नेट आएगा वो इसकी तरफ भी नहीं आएगा और इसकी तरफ भी नहीं आएगा, क्या बीच में कहीं आएगा? क्या दोनों से कोई ना कोई एंगल बनाएगा? तो मैंने बोला है कि अगर बी नेट B1 से फाइव एंगल बना रहा है, मैंने सीन बना दिया। बच्चों, मुझे अपना काम पूरा करने के लिए B1 B2 और फाइव को कोरिलेट करना है। B1 B2 और फाइव को कोरिलेट करना है। क्या आप मुझे यहाँ से टेन फाइव पढ़ सकते हैं? टेन फाइव या B2/B1, तो यहाँ से बन रहा है B2 बराबर B1 इंटू टेन फाइव। ये आंसर आया है। मुझे B1 B2 और फाइव को आपस में रिलेट करना था, तो मैंने कर दिया और ये आंसर आ गया। और आप देख पा रहे होंगे कि जो फाइनल रिलेशन आया है, क्या उसमें टेंजेंट फंक्शन इन्वॉल्व है? टेंजेंट फंक्शन इन्वॉल्व है, इसलिए नाम है टेंजेंट लॉ। अपना 3 मिनट पहले घंटी बजा देना। तेरी घड़ी आगे चल रही है। हाँ, B2 बराबर क्या हो जाएगा? B1 टेन फाइव, ये आंसर आएगा। अब जरा मैं जा रहा हूँ, 2 मिनट बोलूंगा इसके बाद। प्लीज बना लीजिए फटाफट से। हो गया। मुझे लगता है जो टेंजेंट लो मैंने आपको पढ़ाया है, ये कोई बड़ा कोई नियम नहीं है। मेरे ख्याल तो बेसिक मैथ्स वाली बात है। ऐसा आप लोग अक्सर खेलते रहते हैं, इन किताब में इसको टेंजेंट लो बोला तो मैंने भी बोल दिया है। अब ये तो पढ़ लिया है, लेकिन मैं आपको अब पढ़ा ही दिया तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल भी करेंगे। ध्यान दीजिए, एक सीन तय करके चलते हैं कि मुझे कब इस नियम को यूज करना चाहिए। आज के बाद कभी भी अगर ऐसा होगा, जैसा कि अगले लेक्चर में होने वाला है, कभी भी अगर ऐसा होगा कि दो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड फंसेंगे और दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होंगे, उस केस को सुलटाने के लिए मैं किसको बुलाऊंगा? टेंजेंट लॉ को। बात पक्की करके चल रहे हैं। इस नियम की याद मुझे कब आएगी? कभी कोई केस ऐसा फंसा कि दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, दोनों हॉरिजॉन्टल भी हो और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होंगे, तो बच्चे उस केस को सुलझाने के लिए मैं किसको बुलाऊंगा? टेंजेंट लॉ को बुलाऊंगा। ऐसा समझा के जा रहा हूँ। और टेंजेंट लॉ को बुलाऊंगा, जब मैं बोलूंगा देखो टेंजेंट लॉ लगा रहे हैं हम लोग, तो मैं पूछूंगा कि इक्वेशन बताओ क्या लगाएं।
तो बच्चों को कंफ्यूजन चलेगा कि या तो B2 बराबर B1 tan phi बोले या B1 बराबर B2 tan phi बोले। तो उसका लफड़ा क्या है, या तो बना के देखो, और नहीं बना तो देसी में याद कर लो। जिससे एंगल बनेगा टेन उससे चिपकेगा, जिससे एंगल बनेगा टेन उससे चिपकेगा। मेरी कहानी में एंगल B1 से बन रहा था ना, मेरी कहानी में एंगल B1 से बन रहा था ना, तो बोलो क्या टेन B1 से चिपका है? चलो फ्री स्टाइल आंसर दीजिए, इसको छोड़ो। दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों हॉरिजॉन्टल भी है, B1 B2 है। अगर बी नेट B1 के साथ फाई बना रहा है, इक्वेशन B2 बराबर B1 tan फाई बराबर है। अगर बी नेट B2 के साथ फाई बना रहा है, B1 बराबर B2 tan फाई। इस तरह से आपको टाइम बचा के जल्दी से मुझे इक्वेशन बतानी चाहिए, ऐसा हम अगले लेक्चर में यूज करने वाले हैं। सारा मैंने बता दिया है, अगली क्लास में शुरू करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। 4 मशीन आपके सिलेबस में है, एक है मूविंग कॉइल गैलोमीटर, एक है टेंजेंट गैलोमीटर, एक है मैग्नेटोमीटर और एक है साइक्लोट्रॉन। चार मशीन पढ़ाऊंगा अगली क्लास, 4 मशीन। थैंक यू। टेस्ट 6 तारीख को जो टेस्ट है आप लोगों का, मुझे लगता है अभी क्या है, मंडे है आज ना, इस पूरे वीक में हो जाएगा शायद चैप्टर खत्म अपना। बस 4 मशीन बची है, उसके बाद वो फेरो पैराडाई की कहानियां बची है। मुझे उम्मीद है इस पूरे वीक में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो बस हो जाएगा तो दे देंगे पूरा। हाँ ठीक है, सब आता है आप लोगों को, क्या दिक्कत है? सब आता है आप लोगों को? हाँ पूरा ही। हाँ अच्छा, त्योहार आ रहा है यूं, त्योहार तो 6 तारीख को है क्या त्योहार? 7 से होंगे ना? नहीं नहीं, एग्जाम तो देना पड़ेगा, त्योहार अपने लेवल में मैनेज करें आपने। तुम तो चाहते हो 7 दिन की छुट्टी कर दी जाए, बोले त्योहार चल रहा है बोले हमारा। ठीक है।